जल संसाधन। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ें के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुदनों के आसपास क्यों बसते थे। क्या आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनः भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे हुई। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नताएं है, परंतु अधिकता जल की कमी इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक आफ्टर अ heavy downpour of boy collected drinking water in Kolkata. Life in the city and its adjacent district was plagued as incidents overnight rain measuring a record 180 mm flooded vast area and dissipated traffic. Kashmiri earth aqua survivor carry water in snow in a devastated village. पानी की कमी की दुर्लभता लाइन लगाते हुए दिखाया गया है। एक और इजराइल जैसे 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेमी वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। वितरण के परिणाम हो सकता है जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए।
अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अति शोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। संचित कृषि में जल का सबसे अधिक या ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेत में अपने निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिक और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यद्यपि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनका कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता का मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थितियों के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरा है। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण और नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का भारत की नदियां पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। स्रोत द सिटीजन्स, 5th रिपोर्ट CSE 1999। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों और संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्र को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों की अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। क्रियाकलाप, आप दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य की
आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ ईसा से संबंधित पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त के समय बृहत स्तर पर बांध, झीलें और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग ओडिशा, दागा, अर्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। स्रोत डाइंग विजडम CSE 1997 में हीराकुंड डैम या बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल हम बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौसंचालन और मछली पालन भी है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां आप एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने अथवा बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बांध है, जो आमतौर पर जलाशयों, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध या उच्च बांध में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरुआत की गई समन्वित जल संसाधन उप प्रबंधन उपगम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बड़े बांध कई कारणों से निरीक्षण और विरोध के विषय बने हैं। क्रियाकलाप परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। आपने आषाढ़ में फसल बोई है, हम भद्र में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलाएंगे। ओ दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलाने दो। यह लोकप्रिय भादो गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है।
गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशयों की तली पर जमा होता जा रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीव का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के दौरान बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसीलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इस दौरान इसने अमीरी नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक गैर सरकारी संगठन NGO जो जनजातीय लोगों, किसान, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात से नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू यह आंदोलन जंगल के बांधों के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणविद मुद्दे पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। जहां रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। स्रोत S. शर्मा, वैली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, बाविस्कर 1995 से उद्धृत। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखेग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूरा करता है। स्रोत http://www सरदार सरोवर डैम ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ASP भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन
करने पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इनसे इन राज्यों में पड़ने वाली नदियों के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। क्रियाकलाप अंतर्राज्यीय जल विवाद की एक सूची तैयार कीजिए। मुख्य नदी एवं बांध भारत की सिंधु नदी से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सलाल प्रोजेक्ट, ब्यास नदी, भाखड़ा, नांगल, टिहरी, शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, नैरोड, यमुना नदी, चंबल नदी, कोटा बैराज, बेतवा, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, सोन नदी, रिहंद बांध, तिलैया, कोनार, गंगा नदी, मेथान, पंचमी, दामोदर नदी, कोसी नदी, भूटान, ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी, लेखित नदी, लोहित नदी, महानदी इधर नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, प्रवार, कोयना, कृष्णा नदी, त्रिभंगा नदी, नागार्जुन सागर, मेट्टूर, कावेरी नदी और पेरियार। लक्षद्वीप इधर, अंडमान निकोबार इधर और नीचे श्रीलंका। मुख्य नदी और बांध इस चित्र में आपको दिए गए हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते थे उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी संकट हो गई। इन बाढ़ों से न जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभप्रद असर है। उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण से अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने फ्लोड्स, बेसिक सेफ्टी precautions to be taken. Heavy rain drop कोलकाता ड्यूरिंग द फ्लोड। देश में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ड्यूरिंग द फ्लोड, अधिक वर्षा के कारण ये हो जाता है। ये उपाय भी दे रखा है ये कि बेसिक precaution to be taken. Listen to radio or TV to the latest weather bulletins and flood warning, pass on the information to other. Make a family emergency kit which should including the portable radio or transistor, torch, spare batteries or first aid box along with the essential medicines, ORS, dry food items, drinking water, matchbox, candles and other essential items. Keep hurricane lamp, rope, rubber tube, umbrella and bamboo stick in your house. These could be useful. Keep your case jewelry
valuables, important document etc. in a safe place. If there is a flood, move along with your family members and cattle to safe area like relief camps या evacuation center, elevated ground where you can take the shelter. Turn off power and gas connection before leaving your house. During the flood, don't enter into the flood water. It could be dangerous. Don't allow children to play in or near flood water. Stay away from sewage line, gutter, drain and culvert etc. Be careful. Snake bites and are common during the floods. Stay away from electric poles and fallen power lines to avoid electrocutions. Don't use wet electric lines. Get them checked before use. Eat freshly cooked and dry food. Always keep your food covered. Use boiled and filtered drinking water. Keep all drain gutters near your house clean. Stagnations of water can breed vector waterborne disease. In case of sickness, seek medicine assistance. Use the bleaching powder and the lime to disinfect the surrounding. ये हैवी रेनफॉलिंग के लिए डायग्राम दिखा है। ये आपका दिखने कुछ कूल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में जल वर्षा एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा से सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। इसके आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। यह टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न RU वाटर हार्वेस्ट दिस मानसून ज्वाइन अस टू काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स। चित्र 3 रेन ड्रॉप्स के लिए दिखाया गया है। ये हैंडपंप के माध्यम से पुनः भरण छत वर्षा जल संग्रहण PVC पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल को छनन फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनः भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। ये एक कुल में वर्ताकुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव के चित्र के अनुसार जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि है हिस्सा होता है जिसके मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइपों द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टाका में वर्षा जल अगली वर्ष
वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इस जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतुओं तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाका के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। रोचक तथ्य: मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। क्रियाकलाप: अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ लोगों के लिए किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये छत जल संग्रहण के लिए दिखाया गया। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांव में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है, इसे पाइपों द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर और अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाए गए चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक कस्बे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाका में चला जाता है। चित्र में एक छिद्र दिखाया गया, ये पाइप से जुड़ी हुई है टाका में छिद्र, और छिद्र से भूमिगत जल में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइपों में आ जाता है। इसे उस सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी के बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। चित्र 1 में पहाड़ी शिखर पर सादा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस की पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ों से निचले स्थानों तक पहुंच जाता है। ये बांस से निचले स्थानों तक पहुंचना। चित्र और 4 बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइपों से बनाई और बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल
वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र 4 में यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। चित्र 5 और 6 में संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन में पौधों की जड़ से निकट जल गिराया जाता है और 10 भराई के स्थान जल यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यह हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह का उपयोग करके कर सकते हैं। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। एक रोचक तथ्य, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्रियाकलाप सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहे हैं। अपने सहपाठी के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में जल विवाद की एक नाटकीय प्रस्तुत